कंपनी खुद सामने आई है एंड उन्होंने बोला भैया इस चीज का हम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई बिजनेस ऑपरेशन पे या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे या शेयर होल्डर्स पे या फिर एम्प्लॉइज पे या फिर कोई और स्टेक होल्डर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस न्यूज का। तो क्या आपको डरने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरने की जरूरत है दोस्तों आपको। ठीक है, यहाँ पे आगे का आर्टिकल देखते हैं। देखो पहले हुआ क्या था, पहले आई थी ईडी। ठीक है, ईडी ने हमारी रेड और ईडी के बाद आ गई अब सीबीआई। ठीक है, सीबीआई भी घुस गई है पूरी तरह से। उन्होंने अभी ये हाल ही में जो है मुंबई रेजिडेंस जो है रिलायंस कम्युनिकेशन डायरेक्टर अनिल अंबानी, ठीक है, आपको मैं ये चीज बताता हूँ, 3.5 साल से रिलायंस पावर से थोड़ा सा जो है आगे बढ़ चुके हैं और अभी भी, बट रिलायंस कम्युनिकेशन के डायरेक्टर अभी भी हैं वो। ठीक है, और अनिल अंबानी से ही सारा पूरा पूरा केस जुड़ा हुआ है और लानत उठाई गई है भैया, मोटा मोटा 3,000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया है उन्होंने एसबीआई बैंक में और अभी भी इंडिया में। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है। तो बट फैक्ट समझो। ठीक है, अनिल अंबानी ने खुद ही बोल दिया ना ना भैया मैं तो इस चीज से लिंक नहीं हूँ। अनिल डी अंबानी डिनाइज ऑल एलिगेशन एंड चार्जेस। खुद बोला उन्होंने ना भैया हमारा इस केस से कोई लेन देन नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है फालतू में, भैया हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है, ये वो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो जब भी ऐसा कुछ सिस्टम आता है, ऐसा कोई बड़े आदमी पे लालचन उठती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसके शेयर प्राइसेस जो है, उस कंपनी के शेयर प्राइसेस यहाँ पे गिरते हैं, डेफिनेटली गिरते हैं। बट क्या उससे लॉन्ग टर्म में उसमें फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि ना तो उनके बिजनेस ऑपरेशन में कोई दिक्कत हुई, ना तो भैया यहाँ पे कोई फाइनेंशियल उनका कुछ ऐसा बिगड़ गया। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। इस चीज को ध्यान रखो, बंदे ने फ्रॉड किया है वो अलग बात है। इन केस अगर बाई चांस, रेयर टू रेयर केस, अगर ये प्रूव हो भी जाता है कि हाँ भैया अनिल अंबानी सर ने कुछ तो यहाँ पे खेड़ी करी है, तो भी रिलायंस पावर के शेयर पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। देखो शेयर प्राइस गिर सकता है, मैं फंडामेंटली बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फंडामेंटली अगर कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाती है। देखो शॉर्ट टर्म में चीजें पैनिक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, मैं आपको आगे भी एक स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ, ये देखो। फर्दर, अनिल डी अंबानी इज नॉट ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस पावर लिमिटेड मोर देन 3.5 ईयर। मैंने आपको क्या बोला कि भैया रिलायंस पावर से थोड़ा सा वो दूरी बना के रखे हुए हैं पिछले 3.5 साल से। ठीक है, अकॉर्डिंगली एनी एक्शन इन रिलेशन टू रिलायंस कम्युनिकेशन हैज नो बियरिंग और इम्पैक्ट ऑन देयर गवर्नेंस, मैनेजमेंट और ऑपरेशन, द कंपनी सेड। ये कंपनी ने खुद आके बोला है भैया अनिल अंबानी 3.5 साल से भैया हमारे साथ ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं और इसलिए हम पे कोई इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम सीधे फंडामेंटल पे आ जाएंगे कंपनी के। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को तो सब्सक्राइब। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कोई देगा नहीं, फालतू बकवास सब लोग पेल रहे हैं और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप रिलायंस पावर के ट्रू इन्वेस्टर हैं, मेरा मानना है कि भैया टर्न अराउंड पॉसिबल है एंड शायद आप पैसा भी बना जाओगे। देखो समझते रहो, पूरी चीजों को समझते रहना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है और आपका टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, देखो दिसंबर 2022 से लेकर जून 2025 तक का हमारे पास डेटा है। सेल्स को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, बीच में सेल्स यहाँ पे गड़बड़ा गई थी, बट उसके बाद सेल में धीरे धीरे करके रिकवरी आई है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे सेल अच्छी नहीं आई है, मैं मानता हूँ, और इस चक्कर में थोड़ा सा शेयर में गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। बट मैं एक चीज आपको बताता हूँ, प्रोजेक्ट्स उनको मिल गए हैं बड़े से बड़े। ठीक है, भूटान का वो प्रोजेक्ट याद है? भूल गए आप? सब भूल गए हैं। ठीक है, जब वो न्यूज आई थी तब तो शेयर जब भाग रहा था तब किसने ध्यान नहीं दिया भाई, हाँ ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, अब सब भूल गए। 2000 करोड़ का, छोटे अमाउंट नहीं है भाई, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने एक्वायर किया है। कहाँ पे? नेपाल, भूटान में। ठीक है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 2000 करोड़। ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट देखना, अभी इनके नेट प्रॉफिट से मतलब 10 गुना ज्यादा है ये। ठीक है, अगर ये हो गया ना, पूरा हो गया, तो भैया कंपनी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, और पिछली बार 590 था, इस बार 565 है। ओके शोकेश, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बट ठीक है। पिछले 3-4 क्वार्टर से थोड़ा बढ़ता हुआ, स्टेबल टू बढ़ता हुआ ही हमें देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब आ जाता है मेरे फेवरेट पार्ट पे, नेट प्रॉफिट पे। या मेजर मेरे को यही डिस्कस करना होता है। यहाँ पे देखो, जहां पिछले क्वार्टर में इस साल 98 करोड़ का लॉस था, इस साल इस क्वार्टर में 45 करोड़ का पॉजिटिव है, और ये पूरा साल पॉजिटिव गया है। ठीक है, इसको आप जो ये देख रहे हैं 2878, एक्चुअली ये था कि इनकी नेट अदर इनकम बहुत ज्यादा आई थी, इसलिए इस वाले क्वार्टर को आप मत देखो, इसके अलावा आप देखो। ठीक है, हर साल जो है ये कंपनी लॉस कर रही थी। ठीक है, इस बार इन्होंने डेट भी रीपे किया है और साथ साथ में प्रॉफिटेबल भी बनकर दिखाई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, 3.5 साल से ऐसा काम कर रही है ना ये कंपनी, आप मानोगे नहीं। बट भैया फंडामेंटल धीरे धीरे सुधर रहे हैं। उससे पिछले वाले क्वार्टर में 296 करोड़ का लॉस था। ठीक है, तो अच्छी चीजें चल रही हैं। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा पैनिक मत करो। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैं कहने कहा भैया डेट लगातार वो हो रहे हैं। ठीक है, सही हो रहे हैं। यहाँ पे देखो बोरिंग्स, यहाँ पे बोरिंग मतलब डेट ही होता है। तो यहाँ पे देखो
एक टाइम पे 33,000 करोड़ का कर्जा था कंपनी पर, और वो धीरे धीरे चुकाते चुकाते अब सिर्फ 15,000 करोड़ का रह गया है। या 50% इन्होंने अपना जो है मतलब ड्रॉप कर लिया ये चीजें। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा, आप खुद एक सेंसिबल इन्वेस्टर की तरह सोचो। ठीक है, न्यूज सुन के डर मत जाया करो, घबरा मत जाया करो, पैनिक मत किया करो। ठीक है, फंडामेंटली कंपनी चेक किया करो कि फंडामेंटल बिगड़ गए क्या, नहीं कोई फंडामेंटली बिगड़े। क्या इनके प्रोजेक्ट हाथ से निकल गए, नहीं कोई प्रोजेक्ट इनके हाथ से नहीं निकला है। ठीक है, जो मिले हुए थे वो भी मिले हुए हैं, उन पे काम चल रहा है भाई, आगे भी चलेगा। ठीक है, और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, बल्कि उल्टा अब तो गवर्नमेंट में भी ये लोग अलाउ कर दिए गए हैं। ठीक है, डर क्यों रहे हो फिर, फालतू में पैनिक क्यों कर रहे हो। हाँ, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फालतू में लेके फंस गए थे, तो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा करना क्या है, मैं आपको कुछ चार्ट पे भी चल के सिखा दूंगा। डरो नहीं, पहली बात तो डरो नहीं, सिंपल। ठीक है, और रिजर्व देखोगे, रिजर्व मतलब होता है कि कंपनी के पास कैश कितना है, तो कैश भी है कंपनी पे। ठीक है, 12,000 करोड़ का कैश है इनके पास। या ऐसी कोई अगर सिचुएशन आ भी गई गलत कि भैया चलो कंपनी में सही नहीं चल रही है चीजें, या एम्प्लॉयज की जो है थोड़ी सी वाट लग गई है, कुछ भी ऐसा हो गया XYZ रीजन, तो 12,000 का करोड़ कैश है इनके पास भाई, 12,000 करोड़ कैश। ठीक है, बांट देंगे भैया, हो जाएगी कंपनी दोबारा से चलने लायक सही। ये वैसे कोई ऐसा होने नहीं वाला, अभी बता देता हूँ। और दूसरा यहाँ पे बताऊँ, डेटर डेज भी लगातार यहाँ पे जो है कम हुए हैं। ठीक है, जहां एक टाइम पे भैया ये देख लो 122 था, फिर वो धीरे धीरे कम 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 होते होते अभी लोएस्ट एवर पे आ गया इस वाले क्वार्टर में। ठीक है, मार्च 2019 के बाद पहली बार इतना लोएस्ट है। ठीक है, 73 डेज का जो यहाँ पे डेटर डे रह गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, जिनको नहीं पता डेटर डेज क्या होता है, वो एक बार गूगल कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल सा एक सिचुएशन है यार, रुको मैं पढ़ा ही देता हूँ यार गूगल करके भी। ये देखो यहाँ पे गूगल पे मैं आपको सामने ले आया हूँ। ये देखो, कंपनी टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम इट, मतलब उसको कितना टाइम लगता है पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए अपने कस्टमर से, उसी को डेटर डे बोलते हैं। सीधा सीधा समझो, जितना कम उतना अच्छा। ठीक है, समझ गए, डेटर डेज लगातार हमारे कम होते चल रहे हैं। ठीक है, उसका कैश कन्वर्जन साइकिल देख लो, कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़िया देखने को हमें मिल रही है। मतलब कि कैश कन्वर्जन साइकिल पहले समझ लो होता क्या है कि एक प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, आपने वो कस्टमर को बेचा, ठीक है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसका प्रॉफिट आने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। वो भी भैया 73 डेज में आ भी जा रहा है। एक टाइम पे वो भी भाई 122 चल रहा था। ठीक है, वो भी लगातार यहाँ पे सही चल रहा है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब ये होता है सिंपल कि भैया कंपनी के पास जो है डीलर, मतलब जिनसे ये माल ले रहे हैं उनको पैसा बाद में देते हैं, उससे पहले कस्टमर उनका पैसा दे देते हैं। मतलब 300 दिन पहले ही इनके पास पेमेंट आ चुकी होती है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। रिलायंस पावर के लिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स पे। ठीक है, बट एक काम करो, उससे पहले फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक सा मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया बेस्ट आ सकते हैं, तो उस चैनल को पहले ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आओ देखो प्रमोटर होल्डिंग को पहले देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिली है। मैं तो बोलूंगा इनफैक्ट 2023 के बाद जो है इस बार फर्स्ट एवर टाइम है जहां पे इतनी ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर की है। ठीक है, तो प्रमोटर अपने शेयर धीरे धीरे करके चुपके चुपके खरीद रहे हैं। ठीक है, एफआईएस आप देखोगे तो नॉर्मल है, 12.95 था, फिर 13.2 हुआ, अब 12.93 हो गया। ये थोड़ा सा जब वो सेलिंग कर रहे थे यहाँ पे मार्च में, उस समय का डेटा, तो उस समय वैसे थोड़ा इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, डीआईएस का अगर आप चेक करोगे तो, बट अभी भी यहाँ पे 13% होल्डिंग है एफआईएस की, ये ध्यान रखना, ये कम नहीं हुई है। पहले 8% थे, अब यहाँ पे 13% है, मोटा मोटा। ठीक है, डीआईएस को भी आप देखो, डीआईएस भी धीरे धीरे करके होल्डिंग बढ़ाया है। यहाँ पे 3% से सीधे जो है 3.6% ले गया है। कम क्या हुआ है, पब्लिक कम हुई है भाई। ठीक है, एक टाइम पे 61% जहां पे था, अभी 58% रह गई है। 2% से गया कहाँ, ये गया यहाँ पे। ठीक है, प्रमोटर के पास, तो ये थोड़ा सा ठीक है, और आने वाले टाइम में शायद और कम हो, बट अभी भी आप देखो भैया 58% बहुत बड़ी होल्डिंग है। ये और जहां पे पब्लिक ऐसे 50% से ज्यादा जहां पे पब्लिक फंसी है ना, वो शेयर चलने में रो देगा भाई। ठीक है, आपको रुला रुला के पैसा देगा। तो यहाँ पे सिर्फ वही टिक पाएगा जो एक्चुअल में इन्वेस्टर है, जो एक्चुअल में 10 साल 15 साल का व्यू रखता है रिलायंस पावर, उसके लिए अच्छा शेयर बनेगा। बट जो ऐसा शॉर्ट टर्म का व्यू रखता है ना भाई, वो हर बार मात खाएगा, हर बार लॉस करने की उसकी टेंडेंसी बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मेरे फेवरेट पार्ट पे, भाई कंपनी ऐसा करती क्या है। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं इनके, ठीक है, गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इनके पास मिले हुए हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इनको मिले हुए हैं, विंड पावर प्रोजेक्ट्स इनको मिले हुए हैं, और क्या चाहिए भाई, सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं। ठीक है, प्रोज क्या है कंपनी के, जो अच्छी बातें हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर बुरी भी समझेंगे। नहीं, जरूरी है बुरा समझना भी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन पावर जनरेशन, बिग थर्मल कैपेसिटी। थर्मल में अगर कोई इनको टक्कर दे सकता है तो ऐसा मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। देखो और जगह इनको कंपटीशन मिल जाएगा, सोलर वोलर हाइड्रो में, बट थर्मल में इनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। ठीक है, आगे आते हैं सम प्रोजेक्ट इन सोलर एंड हाइड्रो, धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर रहे हैं, सोलर हाइड्रो में भी निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। पावर डिमांड इन इंडिया विल कीप राइजिंग लॉन्ग टर्म।
या लॉन्ग टर्म में भैया पावर पावर तो चाहिए भाई। आप चाहे एआई आ जाए भाई, एआई के लिए तो और ज्यादा पावर चाहिए आपको, या उसमें तो पावर का कोई वो ही नहीं है भाई। पावर के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, बल्कि अब तो गांव गांव में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गांव गांव में पावर चाहिए भाई, छोटे से छोटे स्टेशन पर पावर चाहिए, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा ही कंजप्शन, ठीक है, कम तो होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसका आता है कौन सा नेगेटिव पे, हैवी डिमांड ऑन कोल, सॉरी हैवी डिपेंडेंसी ऑन कोल, ठीक है। इनका मेजर जो बिजनेस है ना अभी कोल के ऊपर रन कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि फ्यूचर में धीरे धीरे करके आपको पता है कोल यहाँ पे एक तरह खत्म होता चलेगा, और आने वाले टाइम में कोल शायद रहे भी ना तो इनको बहुत बड़ा हिट पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, कंपनी यहाँ पे लगातार जो अपना कर रही है, सुधार कर रही है इस चीज में, ठीक है। इसके अलावा जो इनके पास कॉम्पिटिटर हैं अडानी ग्रीन, टाटा पावर, एनटीपीसी, ये भी काफी आगे हैं भैया रिन्यूएबल में, ठीक है। देखो इनका जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी में इतना बड़ा दबदबा नहीं है, बट थर्मल एनर्जी में बहुत बड़ा दबदबा है। ये दोनों अलग टर्म्स है, इस चीज को ध्यान रखना। तो जब तक तो थर्मल है तब तक तो रिलायंस पावर लीड में रहेगा हमेशा थर्मल वाली में, बट ये धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को रिन्यूएबल में, क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है। मूविंग फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल, जैसे मैंने अभी पीछे जैसे बोला, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा साइन बिग डील, जैसे मैं बता था 2000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट मिला हुआ है इनको भूटान में, ये और क्या चाहिए। उसके अलावा भैया 2.4 गीगावाट सोलर, 2 गीगावाट हर्ट स्टोरेज पाइपलाइन यहाँ पे बिल्ड करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भैया। ये बहुत बड़ी चेन है, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं इस केस में तो अपने आप में भैया पाइपलाइन एक बार बिछ गई, उसके बाद भैया सप्लाई तो करना इधर उधर, और क्या चाहिए फिर इसके अलावा, ठीक है। डेट लगातार रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। फ्रेश फंड को रेज कर रहे हैं, टर्न प्रॉफिटेबल, जैसे मैंने बताया इसी साल अभी प्रॉफिटेबल हुआ है, इससे पहले भैया नेगेटिव में चल रही थी कंपनी, ठीक है। उसके अलावा नया सीईओ आ चुका है, ठीक है। बिडिंग राइट रिस्टोर हो चुका है, जैसे मैं बोल रहा था भैया गवर्नमेंट में अब इनको प्रोजेक्ट्स दोबारा लेने की अनुमति मिल चुकी है, ठीक है। ये सारे प्लस पॉइंट है इस कंपनी के, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं रिलायंस पावर के चार्ट पे, ठीक है, जो एक्चुअल में आपको समझना भी है, जो आपको सीखना भी है एक्चुअल में, मैं तो बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। हमारे पास ये 2 ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, ठीक है। ये मैंने अब पुरानी वीडियोस में शेयर किया हुआ है सब कुछ, ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। सिंपल यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमारा ये वाला पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता, जैसे ही किया तो एक यहाँ पे जो है कप टाइप का पैटर्न बनना था, और कप टाइप का हमारा जो टारगेट था 71 रुपीज का, उसको इसने हिट कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। यही मैंने टारगेट प्रेडिक्ट किया था भैया, ज्यादा से ज्यादा जो है 71 तक तो एक बार जाएगा, हालांकि उससे ऊपर भी गया, बट 71 में हमने अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया था, और 46 पर भी फाइनली यहाँ पे शेयर चल रहा है आपका, ठीक है। अब देखो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, यहाँ पे कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं चल रही है दोस्तों, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देखो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, या अगर आप ट्रेडर हैं, आपने बस ऐसे ही मजे मजे में ले लिया था, बस फंस गए हो ऐसे ले लू के, तो आपको मैं रिकमेंड करूँ 37 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना है दोस्तों। अब तो देखो आज तो लोअर सर्किट लग गया, अब तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट अगर लोअर सर्किट वगैरह खुलते हैं और 37 के नीचे निकलने लगता है तो बेटर एक बार को आप एग्जिट लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ट्रेडर्स के लिए था सिर्फ, और बाइंग आपको भैया 71 के ऊपर ही करनी है। जब तक इसके रेंज के नीचे है तब तक ये ऐसे ही झोले उझोले खाता रहेगा, और ब्रेकआउट रहेगा नहीं, और ब्रेकआउट आपका 71 के ऊपर ही आएगा। 71 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तब इस ब्रेकआउट को सक्सेसफुल माना जाएगा, वहां पे आप प्ले कर लेना भाई 20-30% एसएल के साथ, बट अभी के लिए भैया थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है, फ्रेश बैंक को। उसका आ जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात। तो लॉन्ग टर्म का मैं आपको बता ही चुका हूँ व्यू, ठीक है, कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, एंड कभी भी आपको ये शेयर 15 रुपए का भाव के आसपास मिलता है तो वो उसका बेस्ट बाइंग जोन होता है, बट 15 अब आना मुश्किल है, तो आप जो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं अपने ये वाले लेवल्स पर, ठीक है। इस जोन में कभी आता है, ठीक है, 20 से 30 के बीच का ये जोन है, ठीक है। इस बीच कभी भी आपको ये शेयर मिलता है तो वहां पे आप एवरेजिंग का प्लान कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, हमसे पूछ के नहीं, हम तो वीडियो बना के चले जाएंगे भाई चुपचाप, फंस आप जाओगे, तो इसलिए अपने आप से आपको एडवाइस नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है कि क्या करना है, इस जोन में करना चाहिए एवरेज या नहीं करना चाहिए, बट कायदे से ये अच्छा जोन हो जाता है एवरेजिंग करने के लिए, अभी के लिए नहीं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तब तक ले बाबा, ये होस्ट दोस्त विशाल सुशील, चलो बाय।